स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। डॉल ई, मिडजर्नी और सोरा शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखे जाते हैं? ए, एआई आधारित इमेज जनरेटर, बी, शनि का उपग्रह, सी, नए खोजे गए क्षुद्र ग्रह या डी, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, एआई आधारित इमेज जनरेटर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डॉल ई, मिडजर्नी और सोरा। डॉल ई एक टेक्स्ट टू इमेज मॉडल है जिसे ओपन एआई द्वारा डीप लर्निंग पद्धतियों का उपयोग करके विकसित किया गया है। यह प्रॉम्प्ट के रूप में जानी जाने वाली प्राकृतिक भाषा के विवरणों से डिजिटल इमेज उत्पन्न कर सकता है। मिडजर्नी एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई प्रोग्राम है जो ओपन एआई के डॉल ई के समान प्राकृतिक भाषा विवरणों, जिन्हें प्रॉम्प्ट कहा जाता है, द्वारा छवियां उत्पन्न करता है। सोरा एक एआई मॉडल है जो पाठ्य निर्देशों से यथार्थवादी और कल्पनाशील चित्र बना सकता है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। युकाटन प्रायद्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मध्य अमेरिका में एक प्रायद्वीप है जो मैक्सिको की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी को अलग करता है। 2. इसमें केवल मैक्सिको के कुछ हिस्से शामिल हैं। 3. युकाटन प्रायद्वीप में माया सभ्यता का विकास हुआ। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। युकाटन प्रायद्वीप। युकाटन प्रायद्वीप मध्य अमेरिका में एक प्रायद्वीप है जो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को अलग करता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसमें मैक्सिको, ग्वाटेमाला और बेलीज के कुछ हिस्से शामिल हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। माया सभ्यता वर्तमान मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप, ग्वाटेमाला और बेलीज में फली फूली, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आरबीआई अधिनियम 1934 जिसे 2016 में संशोधित किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित 6 सदस्यीय एमपीसी का प्रावधान करता है। 2. एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो दर निर्धारित करती है। 3. केवल एमपीसी का अध्यक्ष ही प्रस्तावित प्रस्ताव के पक्ष में या उसके विरुद्ध मतदान करने के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए एक बयान लिखता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मौद्रिक नीति समिति। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 जेड-बी जिसे 2016 में संशोधित किया गया था, केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गठित की जाने वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का प्रावधान करती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति रेपो दर निर्धारित करता है, अतः कथन 2 सही है। एमपीसी का प्रत्येक सदस्य प्रस्तावित समाधान के पक्ष में या उसके विरुद्ध मतदान करने के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए एक बयान लिखता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। एमपीसी को वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक करनी होती है। एमपीसी की बैठक में 4 सदस्यों के कोरम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करना है। 2. प्रत्येक परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षण को चक्रित यानी रोटेट किया जाएगा। 3. यह आरक्षण अधिनियम के लागू होने की तारीख से 15 वर्ष की अवधि के लिए होगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महिला आरक्षण अधिनियम 2023। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 संविधान 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में संशोधन करके लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित करता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। प्रत्येक परिसीमन के परिणाम स्वरूप महिला आरक्षण का रोटेशन होगा। इससे स्पष्ट होगा कि रोटेशन लगभग हर 10 साल में होता है, अतः कथन 2 सही है। आरक्षण अधिनियम के लागू होने की तिथि से 15 वर्ष की अवधि के लिए होगा। हालांकि यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक जारी रहेगा, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना से देश के एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ने की आशा है। कथन 2, प्रत्येक क्षेत्र में निर्मित की जाने वाली प्रमुख इकाइयां संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में एक नया आपूर्तिकर्ता या विक्रेता आधार स्थापित करेंगी। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। 2, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना से भारत के एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ने की आशा है, अतः कथन एक सही है। हर क्षेत्र में बनने वाली प्रमुख इकाइयां पूरी मूल्य श्रृंखला में एक नया आपूर्तिकर्ता या विक्रेता आधार स्थापित करने की संभावना रखती है। इनमें से अधिकांश सहायक इकाइयां एमएसएमई क्षेत्र में बनने की आशा है, अतः कथन 2 सही है। विभिन्न पीएलआई योजनाओं के तहत चयनित कुल आवेदनों में से एमएसएमई थोक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, फार्मा, दूरसंचार, सफेद वस्तुओं, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में पीएलआई लाभार्थियों के बीच एक महत्वपूर्ण अनुपात का गठन करते हैं। अतः विकल्प ए सही है, क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की पहल है? 1 ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, 2 मानक और लेबलिंग, 3 प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से विकल्प सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी बीईई की पहल इस प्रकार है। ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता यह नए वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करता है। मानक और लेबलिंग, इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन के लिए विभिन्न ऊर्जा खपत उपकरणों के बारे में सूचित विकल्प बनाने में मदद करना है। प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार, यह ऊर्जा गहन उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के लिए एक विनियामक साधन है। साथ ही यह अतिरिक्त ऊर्जा बचत के प्रमाणीकरण के माध्यम से लागत प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु एक बाजार आधारित तंत्र प्रदान करता है जिसका व्यापार किया जा सकता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। 1 निगम कर, 2 व्यक्तिगत आयकर, 3 केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, 4 एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर यानी आईजीएसटी में केंद्र का हिस्सा। उपर्युक्त में से कौन सा कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विभाज्य पूल का हिस्सा है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। करों का विभाज्य पूल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 में केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित शुद्ध कर आय को केंद्र और राज्यों के बीच वितरित करने की योजना का प्रावधान है। केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों में निगम कर, व्यक्तिगत आयकर, केंद्रीय जीएसटी, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर में केंद्र का हिस्सा आदि शामिल है। हालांकि विभाज्य पूल में केंद्र द्वारा लगाया गया उपकर और अधिभार शामिल नहीं है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 एमपीएलएडीएस के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंपी गई है। 2 प्रत्येक संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए तक के कार्यों का सुझाव दे सकता है। 3 राज्यसभा सांसद उस राज्य के एक या अधिक जिलों में कार्यों की सिफारिश कर सकता है जहां से वह निर्वाचित हुआ है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपीएलएडीएस सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को एमपीएलएडीएस के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, अतः कथन 1 सही नहीं है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद के पास अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए तक के कार्यों के लिए जिला कलेक्टर को सुझाव देने का विकल्प होता है, अतः कथन 2 सही है। राज्यसभा सांसद उस राज्य के एक या एक से अधिक जिलों में कार्यों की सिफारिश कर सकता है जहां से वह निर्वाचित हुआ है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 इसने भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लिया। 2 इसमें 5 स्वायत्त बोर्ड शामिल हैं। 3 एनएमसी द्वारा प्रदान की गई मेडिकल डिग्रियां विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी भारत में चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के लिए सर्वोच्च नियामक निकाय है। एनएमसी की स्थापना वर्ष 2020 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर की गई थी, अतः कथन 1 सही है। एनएमसी में 4 स्वायत्त बोर्ड शामिल हैं: स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड तथा नैतिकता एवं चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड, अतः कथन 2 सही नहीं है। एनएमसी चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण के मानकों और गुणवत्ता, चिकित्सकों के पंजीकरण तथा नैतिकता एवं चिकित्सा संस्थानों के मूल्यांकन और रेटिंग को भी नियंत्रित करता है। एनएमसी ने प्रतिष्ठित विश्व चिकित्सा शिक्षा महासंघ से मान्यता प्राप्त की है, जिसका अर्थ है कि एनएमसी द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा डिग्रियों को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, अतः कथन 3 सही है।
अगला प्रश्न है, फाइव आइज अलायंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। 2. इसके सदस्य देश बहुपक्षीय यूनाइटेड किंगडम अमेरिका समझौते के पक्ष में है जो सिग्नल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए एक संधि है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन सी कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फाइव आइज अलायंस। फाइव आइज एक खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। अतः कथन 1 सही है। ये देश बहुपक्षीय यूके यूएसए समझौते के पक्ष में है जो सिग्नल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए एक संधि है। अतः कथन 2 सही है। वर्ष 2016 में फाइव आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल अस्तित्व में आई। इसमें फाइव आइज देशों की गैर राजनीतिक खुफिया निगरानी, समीक्षा और सुरक्षा संस्थाएं शामिल हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वेस्ट वाइज सिटीज टूल यानी WACT शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? ए. खाद्य एवं कृषि संगठन, बी. संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों का कार्यक्रम, सी. विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी. संयुक्त राष्ट्र पर्यटन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।